फोन पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, ए.के. जैन जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हेलो जैन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। सर, ये बेहद गंभीर मसला है। शायद ऐसा पहली बार प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला है जब कोई विधायक घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप, जरा बताइए मुझे। ये सबसे बड़ी बात तो राजस्थान का जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है और उसके डीजी हैं मिस्टर मेहरा, वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में सब जानते थे कि विधायक चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों कितने करप्ट हैं, आज पहली बार हिम्मत करके उन्होंने एक विधायक को गिरफ्तार किया है। और निश्चित रूप से अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि विधायक एक भी लोक सेवक है, परंतु विधानसभा ही उसको निलंबित कर सकती है। और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विधायक जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाए तब तक उसे निलंबित करना चाहिए। हालांकि इसके विषय में कोई कानून नहीं है, पर विधानसभा सारे कानूनों से या विधानसभा अपने आप में एक सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च एक तरीके से अपने मामलों में, आंतरिक मामलों में एक अदालत का भी काम वो करती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात इसमें यह आएगी कि राजस्थान सरकार ने 1986 में अपने विधायकों को बचाने के लिए एक अवैध सर्कुलर निकाल रखा है, जो हमने चुनौती भी दे रखी है हाई कोर्ट में कि विधायक जैसे ही कोई गिरफ्तार कोई मुकदमा दर्ज होगा उसका अनुसंधान सीआईडी सीबी द्वारा किया जाएगा। पर यह पहली बार मामला है जब विधायक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज होगी। तो अब इस कानूनी खामी का लाभ उठाने के लिए ये विधायक महोदय करेंगे कि भाई उनकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो क्यों करे, सीआईडी सीबी क्यों करे, और कानूनन भ्रष्टाचार मामलों की जांच सिर्फ भ्रष्टाचार ब्यूरो ही कर सकता है, नॉर्मल सीआईडी सीबी नहीं कर सकती है। इसलिए सरकार को ये क्लेरिफाई भी करना पड़ेगा, अपने उस पुराने सर्कुलर को वापस भी लेना पड़ेगा जिसमें विधायकों को ये अवांछनीय प्रोटेक्शन दे रखा है कि उनकी जांच सिर्फ सीआईडी सीबी करे ताकि मामला ठंडे बस्ते में चल जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इमीडिएटली जो स्पीकर्स हैं उनको अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसको निलंबित करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई राजसेवक होता तो राज्य सरकार उसको निलंबित करती। विधायक भी राजसेवक है, परंतु वो विधानसभा अध्यक्ष के अधीन आता है, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और उनको चाहिए, और आवश्यकता हो तो विधानसभा में भी इस विषय में प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। तो जैन साहब, आपने जैसा अभी बताया कि अभी तो जयकृष्ण पटेल के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं और ये अपने बचाव पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति गर्मा जाएगी? क्योंकि जैसे आपने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया, लगातार आरोप लगते रहते हैं कि केंद्र की एजेंसियां जो हैं वो टारगेट पर लेती हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। वो देखिए, 20 लाख रुपए लेते हुए कोई रंगे हाथ पकड़ा जाए तो इसमें एजेंसीज को दोष देना गलत है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि 95% विधायक, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हों अथवा कांग्रेस के हों, वो सभी किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इसी तरह की कार्रवाइयां निरपेक्ष रूप से जनता के हित में उन सभी विधायकों पे करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के मामलों में है। इस मामले को राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 20 लाख रुपए की नगद राशि की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना ये कोई राजनीतिक कवर नहीं हो सकता, नहीं कोई राजनीतिक भेदभाव हो सकता है। ये जैन साहब, मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को जरा विस्तार से इस चीज को समझाएं, क्योंकि जो जानकारी है वो ये है कि विधायक साहब के जो गनमैन हैं वो इनके लिए इस तरीके से रिश्वत की राशि इकट्ठा कर रहे थे और वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में अमूमन आपने देखा होगा कि जो नेता होते हैं वो अपना पल्ला बड़ी बारीकी से साफ करके निकल जाते हैं और जो ठीकरा है वो दूसरों पर फोड़ देते हैं। कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो जब भी कोई ट्रैप सेट करता है तो वो अचानक जाकर किसी को नहीं पकड़ते। वो उससे पहले जो भी विक्टिम है उसको टेलीफोन का एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिसमें बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। वो टेलीफोन को इंटरसेप्शन पे डालते हैं जिसमें बातचीत रिकॉर्ड होती है, क्योंकि आज तक जब भी हुआ है, आजकल ये की परंपरा बन गई है विधायक जी के मामले में नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों के भी मामले में, कि वो सीधे नहीं लेते, उनके बिहाफ पर कोई दलाल अगर किसी को
डिप्टी एसपी को पकड़ना है तो उसका रीडर, थानेदार को पकड़ना है तो उसका कांस्टेबल रिश्वत लेते हैं और सब पकड़ में आते हैं। तो निश्चित रूप से हाथ डालने से पहले एसीबी ने वो बातचीत, वो साक्ष्य, वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी की है, जिससे ये साबित होगा कि इस मामले में विधायक महोदय लिप्त हैं। क्या लगता है आपको, विधायक महोदय अब अपने पक्ष में किस तरीके की दलीलें देते हुए नजर आ सकते हैं जब इन्हें पेश किया जाएगा? विधायक महोदय उसी तरह की दलीलें देंगे जो पकड़े जाने पर हर भ्रष्टाचारी देता है कि मुझे राजनीति की वजह से झूठा फंसाया गया है, मुझे दुश्मनी की वजह से झूठा फंसाया गया है। और वैसे भी क्या कोई गनमैन बिना विधायक के कहने से इतनी बड़ी राशि ले सकता है? और क्या कोई देने वाला गनमैन को 20 लाख रुपए दे देगा? ये एक साधारण सोच की बात है। तो निश्चित रूप से जब एसीबी ने हाथ डाला है तो पुख्ता सबूतों के आधार पर डाला है और वो 2-4 दिन में आपके सबके सामने आ जाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर सही बात कही है कि बिना संलिप्तता के तो इस कार्य के कार्य संभव ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को ये बताएं कि जयकृष्ण पटेल के पास अब आगे के रास्ते कौन कौन से हैं जहां पर ये अपील कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं खुद को बाहर रखने के लिए? जयप्रकाश पटेल इस मामले में अपनी जमानत की, अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया। हालांकि मेरे विचार से उन्हें कहीं भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। और जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है अभी भी एसीबी की टीम जो है विधायक जी के आवास पर है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अब इस पे जहां अपना बचाव करता हुआ नजर आएगा तो वहीं प्रदेश सरकार हमलावर रहेगी? निश्चित रूप से बात सरकार की नहीं है, बात भ्रष्टाचार और ईमानदारी की है। और अब इस मामले में विधायक महोदय की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी कि उनकी आय कितनी थी। आप होंगे कि हमारे बड़े बड़े मंत्री, विधायक और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कि अगर जिंदगी की शुरुआत भी है तो एक झोपड़ी, एक 1.5 कमरे के के मकान या एक परचूनी की दुकान से करते और आज हजारों करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। उनके विरुद्ध क्यों जांच नहीं की गई कि आई से इतनी अधिक संपत्ति उनके पास कैसे आई? किसी के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इतनी फीस देने की खर्चा कहाँ से आई? अब तक जो विधायक और सांसद इत्यादि थे या मंत्री थे वो एक तरीके से अपने आप को इम्यून मान रहे थे भ्रष्टाचार को, जबकि वो उसी तरह से दोषी है। इस से इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक्चुअली मेरे दर्शक भी बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक तरफ खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही जाती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, और दूसरी तरफ जब परतें खुलती हैं तो पता चलता है इन्हीं के संरक्षण में तो यह कार्य चल रहा था? इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल सही कहा है। वास्तव में माफिया पनपाने वाले, माफिया को बढ़ाने वाले, हमारे जब तक किसी भी माफिया को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो, मंत्री का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, विधायक का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, वहां के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, तब तक न कोई माफिया पनप सकता है न कोई अपराध हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा अपराधी पकड़ में आता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, यही राजनेता उनको बचाने के लिए सबसे आगे आते हैं। और आज कम से कम एक परंपरा टूटी है कि एक भ्रष्टाचार के मामले में विधायक को पकड़ने जितनी हिम्मत राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उठाई है, ये रास्ता खुला है और भी भ्रष्ट विधायक क्या इससे सबक मिलेगा? क्योंकि जयकृष्ण पटेल पर शिकंजा एसीबी लगातार कसने की कोशिश करेगी, अन्य विधायकों को क्या सबक मिलेगा अगर कोई इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो? अन्य विधायकों को सबक लेना चाहिए और नहीं लेंगे तो कम से कम एक रास्ता खुला है। अब जनता भी जागरूक होगी, अब वो भी विधायकों के विरुद्ध शिकायत करेगी। आज तक विधायकों के भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत नहीं होती थी, अब रास्ता खुला है तो अब लोग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी इस बात की शिकायत लेकर जाएंगे और ये एक वेलकम साइन है, हमें सबको इसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन एके जैन साहब, आपको क्या लगता है ये हायरार्की कोई सिर्फ विधायक तक तो सीमित नहीं होगी, जयकृष्ण पटेल तक तो सीमित नहीं है, इसमें तो कई अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, तो अभी रडार पर इसका मतलब कई लोग होंगे? निश्चित रूप से
विधायक जिसके लिए पैसे ले रहा था वो अफसर भी शरीक होगा, हो सकता है वो मंत्री भी शामिल हो जो विधायक के कहने से काम करने की व्यवस्था देता हो। पर इसमें गंभीर जांच की आवश्यकता है और राज्य सरकार को भी चाहिए कि इसमें खुली छूट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे, तभी सही परिणाम सामने आएंगे। सही परिणाम, ये तो जांच अब हो रही है और उसके बाद देखते हैं जयकृष्ण पटेल की तरफ से क्या बयान सामने आता है और उसके बाद और ज़्यादा तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए विधायक के आवास पर कार्रवाई की जा रही है। ए.के. जैन साहब, मुझे ज़रा आप ये बताइएगा, क्योंकि ये जैसा आप लगातार बोल रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मौजूदा विधायक पर कार्रवाई की गई हो, क्योंकि अमूमन हम देखते थे कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इन पर कार्रवाई होती थी, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा एक तरीके से। निश्चित रूप से पहला मौका है जब रंगे हाथों कोई विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़ में आया है या विधायक को ट्रैप किया गया है। इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले नेताओं पर दर्ज हुए हैं, पर वो पावर से हटने के बाद अथवा जांच के दौरान दर्ज किए गए हैं। कुछ घोटालों में जांच में नाम आए हैं, जैसे महेश जोशी भी घोटाले में जेल में गए हुए हैं, परंतु रंगे हाथ ट्रैप होने का ये पहला मामला सामने आया है और ये अच्छी शुरुआत अच्छी है, निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार प्रदेश में की जा रही, मौजूदा सरकार भी कहती है कि खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार की जा रही है और कार्रवाई हो भी रही है। क्या इस कार्रवाई को उसमें गिना जा सकता है? ये खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि खनन माफिया सारे राजस्थान में फैला है और राजस्थान के जो सबसे बड़े खनन माफिया है उनको तो पूर्ण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बजरी खनन, जो बनास की बजरी में जो खनन हुआ है उसके विषय में विधानसभा में प्रश्न उठा था, स्वयं किरोड़ीलाल मीणा ने प्रश्न उठाया था कि वो उसमें जांच क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि हो सकता है सत्ताधारी के दल के बड़े लोग उसमें शामिल हैं। सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाया था और फिर भी जांच नहीं हुई। बिल्कुल, पर्दे खुलेंगे, कई नाम जद में आएंगे और इसकी तैयारी